डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हमने लेक्चर में देखा संसद की सर्वोच्चता और उसका निम्न सदन कॉमन सभा के संगठन, उसकी कार्य एवं शक्तियां। आज का हमारा लेक्चर उसका कंटिन्यूएशन में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पार्ट 2, जिसमें हम उच्च सदन लॉर्ड सभा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं लॉर्ड सभा का संगठन। वर्तमान में देखें, लॉर्ड सभा में इस वक्त 760 के आसपास ये संख्या सदस्यों की है। पूर्व में ये सदस्य संख्या 1000 के आसपास थी, लेकिन पिछले कई वर्षों से लॉर्ड सभा के संगठन और उसकी स्थिति में एक परिवर्तन आ रहा है और उस परिवर्तन के तहत इसके सदस्यों की संख्या भी पहले से थोड़ी कम हो गई है। इसके जो सदस्य हैं उनको पुरानी, अगर हम कॉमन सभा की तुलना करें तो कॉमन सभा निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन लॉर्ड सभा में सदस्य उनके अलग अलग उनके पद पर आने की प्रणाली है। सबसे पहले हम ले रहे हैं उनकी 3 तरह की, हमने यहाँ वैरायटी ली है कि 3 तरह के लॉर्ड सभा सदस्य होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं आजीवन पीयर, जिनको लॉर्ड टेम्परल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सदस्य संख्या लगभग 700 है। आध्यात्मिक लॉर्ड, जो कि धर्म से रिलेटेड है, जिसमें पादरी और आर्च बिशप वगैरह है, इनकी सदस्य संख्या 26 है। और जो जिसको हम कहते हैं कि लॉर्ड सभा की मैक्सिमम, जिसको माना जाता था पूर्व में कि वंशानुगत पद्धति से ही लॉर्ड सभा के सदस्य बनते थे, लेकिन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट के बाद एक परिवर्तन आया है और जो पूर्व के राजघराने और उनके अलावा अन्य जो सदस्य थे उनकी संख्या में कमी आई है और आज की तारीख में ये सदस्यों की संख्या 92 रह गई है। इन वंशानुगत पीयर में भी 3 तरह की वैरायटीज हैं, जिसमें पहली वे जो साथी पीयर द्वारा निर्वाचित हुए हैं, दूसरे जो पदाधिकारी जिनकी संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और तीसरे राजघराने के सदस्य यानी कि रॉयल फैमिली, सम्राट के फैमिली के लोग भी लॉर्ड सभा के सदस्य हैं। तो लॉर्ड सभा के संगठन में इन 3 तरह की वैरायटीज हैं जो कि लॉर्ड सभा सदन को कंप्लीट करती है। अब हम ले रहे हैं लॉर्ड सभा के सदस्यों की योग्यता। अगर हम देखें मोटे तौर पे जो कॉमन सभा के सदस्यों की योग्यता है, वही लॉर्ड सभा के सदस्यों की भी योग्यता है। अंतर दोनों में आयु का है, जहां कॉमन सभा में 18 वर्ष थी, लॉर्ड सभा में 21 वर्ष है। इसके अलावा विदेशी नहीं हो सकता, नाबालिग नहीं हो सकता, बाकी जो सामान्य है, मानसिक दिवालियापन नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें लॉर्ड सभा के सदस्यों पर भी लागू होती हैं। फिर हम ले रहे हैं सदस्यों के विशेष अधिकार। कॉमन सभा में भी हमने बात करी कि जो भी सदन के सदस्य हैं उनके कुछ अपने विशेष अधिकार होते हैं, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता या दीवानी मुकदमा में किसी भी सदस्य को कॉमन सभा में अधिवेशन से 40 दिन पहले और अधिवेशन के 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लॉर्ड सभा में अधिवेशन के दौरान किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। विशेष अधिकार में अगर हम देखें तो कॉमन सभा और लॉर्ड सभा में एक अंतर आता है, जहां कॉमन सभा के सदस्यों को सामूहिक रूप से सम्राट से मुलाकात का अधिकार है, वहीं लॉर्ड सभा के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी सम्राट के पास जाकर अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ये हो गए लॉर्ड सभा के सदस्यों के विशेष अधिकार। अब हम ले रहे हैं लॉर्ड सभा के पदाधिकारी, यानी कि जो अध्यक्ष होता है। पूर्व में यह पद लॉर्ड चांसलर के पास था, वर्तमान में लॉर्ड स्पीकर ही लॉर्ड सभा का अध्यक्ष होता है। उसके अलावा वहाँ पर उपाध्यक्ष भी होते हैं, सार्जेंट एट आर्म्स भी है, क्लर्क भी है, ये सारे पदाधिकारी लॉर्ड सभा के भी हैं। फिर हम लेंगे अधिवेशन। तो जैसे कॉमन सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार है, वैसे ही लॉर्ड सभा का भी वर्ष में एक बार ही होता है। गण पूर्ति यानी कि मिनिमम कितने सदस्य के होने पर ही सदन की बैठक होगी। तो आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, लॉर्ड सभा में मात्र 3 सदस्यों से ही सदन की बैठक की जा सकती है। तो ये थी लॉर्ड सभा के संगठन संबंधी विभिन्न जानकारी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियां। सबसे पहला कार्य है एक परामर्शदात्री सदन। लॉर्ड सभा उच्च सदन है। कॉमन सभा की तुलना में अगर हम देखें तो लॉर्ड सभा की शक्तियां में काफी कमी आई है। 1911 और 1949 अधिनियम से पहले लॉर्ड सभा की महत्वपूर्ण स्थिति थी, लेकिन इस अधिनियम के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियों में कमी आ गई और उसका प्रमुख कार्य, यही बात हमने
कार्य और शक्तियों में करी। अब हम लॉर्ड सभा के कार्य और शक्तियों की बात करेंगे। लॉर्ड सभा पूर्व की स्थिति में देखें तो लॉर्ड सभा एक शक्तिशाली सदन था, लेकिन संसदीय अधिनियम 1911 और 1949 के बाद लॉर्ड सभा की शक्तियों में परिवर्तन आया और लॉर्ड सभा की शक्तियां काफी कम हो गई। उसकी विभिन्न जो आज भी भूमिकाएं हैं उसको हम बारी बारी से ले रहे हैं। पहला है परामर्शदात्री सदन। परामर्शदात्री सदन की जब एक तो कॉमन सभा का ये परमानेंट परामर्शदात्री सदन है, पर कॉमन सभा को आवश्यकता पड़ने पर दे ही सकता है, लेकिन यदि कॉमन सभा विघटित हो जाए ऐसी स्थिति में लॉर्ड सभा सम्राट को कोई भी विधि निर्माण संबंधी या विधि से संबंधित कोई भी राय मशवरा लॉर्ड सभा हमेशा दे सकती है। दूसरा है विधायी शक्तियां। कॉमन सभा में हम बात कर चुके हैं, दोनों ही सदनों के पास साधारण कानून संबंधी कोई भी दोनों ही कानून निर्माण का कार्य कर सकते हैं। अंतर कहाँ आता है? अंतर यदि कॉमन सभा के द्वारा पारित किसी साधारण कानून से यदि लॉर्ड सभा सहमत नहीं होती तो उसके पास 1 वर्ष तक उसे विलंबित रखने का अधिकार है। यानी कि साधारण विधेयक पर लॉर्ड सभा की अधिकतम शक्ति क्या है कि वो उसे 1 साल तक अपने पास रोक सकती है। 1 साल के पश्चात ये माना जाता है कि लॉर्ड सभा द्वारा पारित कर दी गई है और उसे सम्राट के पास भेज दिया जाता है। तो ये थी साधारण विधायी शक्तियां लॉर्ड सभा की। ऐसे ही वित्तीय शक्तियों में देखें तो वित्त विधेयक हमेशा कॉमन सभा में पेश होता है और लॉर्ड सभा ज्यादा से ज्यादा 1 माह तक उसे अपने पास रोक सकती है। 1 महीने के पश्चात ये मान लिया जाता है कि उसे लॉर्ड सभा ने भी पारित कर दिया है। तीसरी शक्ति कार्यपालिका शक्तियां। अगर हम तुलना अगेन कॉमन सभा और लॉर्ड सभा की करें तो लॉर्ड सभा की शक्तियां कॉमन सभा की तुलना में कम है, लेकिन मंत्रियों से प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, सरकार की आलोचना करना, ये सारी चीजें लॉर्ड सभा के पास भी ये अधिकार है। अंतर केवल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश भी होता है और पारित भी कर सकती है, लेकिन लॉर्ड सभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अगर हम एक और उसके कार्य और उसकी बात करें तो पूर्व में लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होती थी, लेकिन 2009 के पश्चात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई है और लॉर्ड सभा की यह शक्ति अब समाप्त हो गई है। अब हमारा लॉर्ड सभा का जो हम ले रहे हैं कि उसकी आलोचना, कि कई बार ये चर्चा की जाती है कि अगर हम दोनों सदनों की तुलना करें तो लॉर्ड सभा की शक्तियां नगण्य सी लगती हैं। ऐसी स्थिति में क्या इसको बनाए रखना आवश्यक है, इसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में जो भी राजनीतिक विचारक हैं वो इस पर चर्चा करते हैं। हम इसमें पहले उसकी आलोचना के रूप में ले रहे हैं। पहली जो इसकी आलोचना है वो है कि यह एक अप्रजातांत्रिक सदन है। अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि जनता का इसमें कोई भूमिका नहीं है। जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य लॉर्ड सभा में नहीं होते। जो भी इसके सदस्य हैं वो वंशानुगत पद्धति से ही अपने पद पर आए हैं। दूसरी इसकी आलोचना हम करते हैं निहित स्वार्थों का केंद्र है। जो भी इसके सदस्य हैं उनके अपने कुछ चाहे वो राजघराने के सदस्य हों, चाहे वो धर्माधिकारी हो, सबके अपने कुछ स्वार्थ होते हैं जिस कारण वो निर्णय लेने में अपने स्वार्थों को भूल नहीं पाते हैं। तो इस कारण इसकी आलोचना में कहा जाता है कि यहाँ निहित स्वार्थों के जो सदस्य हैं वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अन्यथा वो उदासीन होते हैं। तीसरी जो कहते हैं कि दोषपूर्ण प्रक्रिया है, उसमें सबसे बड़ी आलोचना का कारण उसकी जो गणपूर्ति है कि एक तरफ सदन के सदस्य 800 हैं, लेकिन गणपूर्ति मात्र 3 सदस्यों से भी सदन की बैठक आयोजित होती है। इस रूप में इसकी प्रक्रिया भी दोषपूर्ण है। चौथा, विधायी और कार्यपालिका शक्ति विहीन है जो इसको कार्य दिए गए हैं। विधायी कार्य हमने अभी बात करी, चाहे साधारण हो चाहे वित्तीय मामला हो, लॉर्ड सभा की शक्ति केवल विलंब करने की है, वह उससे अस्वीकृत नहीं कर सकता। वहीं कार्यपालिका पर थोड़ा बहुत अंकुश वो रख सकता है अपने प्रश्नों के माध्यम से या आलोचना के माध्यम से, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल के पास बहुमत होता है इसलिए लॉर्ड सभा की यह शक्ति भी किसी प्रभावशाली रूप में मौजूद नहीं है। और लास्ट जो इसकी आलोचना में किया जाता है कि इसके सदस्य बिल्कुल उदासीन हैं, राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है, केवल परंपरा के कारण, वंश परंपरा के कारण वो इसके सदस्य बने हुए हैं, बाकी वे लॉर्ड सभा के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेते। तो ये थी लॉर्ड सभा की आलोचना।
अब हम लास्ट टॉपिक ले रहे हैं कि यदि इसमें ये सारे दोष हैं तो क्या इसको बनाए रखना आवश्यक है, ब्रिटेन में इस सदन को समाप्त क्यों नहीं किया जाता है, उसको लेकर हमारा टॉपिक है लॉर्ड सभा की क्या उपयोगिता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें नेगेटिव चीजें ही हैं, अभी भी वर्तमान में भी इसकी कई उपयोगिता हैं जिसको हम बारी बारी से ले रहे हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि विद्वता का भंडार है। ये जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं वे राजनीति पेशे के रूप में नहीं बल्कि अपने मन से, अपने ज्ञान के कारण, अपने अनुभव के कारण, तो लॉर्ड सभा में विद्वान व्यक्ति सदस्य बने हुए हैं जिसका लाभ इस सदन से संसद को मिलता है। लोक सदन पर अंकुश बना रहता है। कॉमन सभा चूंकि मंत्रिमंडल के पास बहुमत सदन में मौजूद होता है तो कॉमन सभा बहुमत के द्वारा किसी भी पारित कर सकता है, और चूंकि वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, वहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है, इस कारण भी लॉर्ड सभा एक अंकुश रखने की शक्ति के रूप में बहुत प्रभावशाली है। लॉर्ड सभा द्वारा जब विलंब किया जाता है उससे कॉमन सभा को एक मैसेज जाता है कि किसी वजह से लॉर्ड सभा ने उसे रोका है तो कॉमन सभा उस पर पुनर्विचार कर सकती है। तीसरा, पुनर्विचारक सदन, दोनों पॉइंट्स हमने अभी मिला के बात करी है कि विलंब करने से कॉमन सभा को भी समय मिल जाता है, जनता के बीच में भी एक मैसेज चला जाता है, तो इसलिए लॉर्ड सभा निम्न सदन को पुनर्विचार करने के लिए विवश कर देता है। सहायक सदन, कई ऐसे विधेयक होते हैं जहां कॉमन सभा के पास समय नहीं होता है, इसलिए वो कुछ ऐसे विधेयक लॉर्ड सभा को दे देती है, तो लॉर्ड सभा कॉमन सभा की सहायता के हिसाब से उसकी एक सहायक सदन भी है। और जन भावना के अनुरूप, जैसे हम पिछले कई क्लासेस में देख चुके हैं, ब्रिटेन में परंपराएं बहुत प्रभावशाली है। ब्रिटेन की जनता रूढ़िवादी है और लॉर्ड सभा के प्रति भी उनके मन में बहुत प्रेम और सम्मान है, और जन भावना इस सदन को बनाए रखना चाहती है, इसलिए लॉर्ड सभा की ये भी एक उपयोगिता है। आज